नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं साबिर शहीद फाउंडेशन उस्तादुल उलमा हकीम रफीक शाहीन साहब उनकी टीम को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दावत दी और मैं आप सब हज़रात के सामने अपने व्यूज़ को शेयर करूँगा अमराज़ गुर्दा के साथ और साथ ही साथ हमारे कायद मोहतरम जनाब सलार तिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, इन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे इस सेमिनार को ज्वाइन किया और हमारी हौसला अफजाई करवाई। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम टीम का। तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ डाटा शेयर करता जाऊँगा, स्टैटिस्टिक्स जो अमराज़ गुर्दा के हवाले से जो इस वक्त वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स हैं उसको समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो अमराज़ गुर्दा हैं इस वक्त ये हिडन एपिडेमिक इख्तियार कर रहे हैं। अगर हम पिछले 10 साल को देखें, पिछले 10 साल में आप हैरान होंगे कि जो मोस्ट टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ थी उनमें अमराज़ गुर्दा का जो नंबर था वो 19वां था, 19th नंबर था। ये मेरे पास डाटा मौजूद है और 2013 में वो 19th नंबर पर थी कि अमराज़ गुर्दा से जो अमवात होती थी। और अब अगर आप 22 का डाटा मैंने निकाला है और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि अमराज़ गुर्दा से अमवात में जो इसका नंबर है वो टॉप 9 पे आ गया है। इसमें 41.5% इंक्रीज हुई और ये इट इज वेरी अलार्मिंग। ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसीलिए इसको हिडन एपिडेमिक का नाम दे दिया। और आप हैरान होंगे कि 800 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त दुनिया में अमराज़ गुर्दा का शिकार हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूँ तो अभी जो जर्नल छपा है 22 में किडनी डे पे, तो मैं हैरान हुआ कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1,70,00,000 से लेके 2 करोड़ अफराद अमराज़ गुर्दा में मुब्तला हैं और ये चीज़ वेरी अलार्मिंग। आप ये देखिए कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर बार बार सेमिनार किए जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए और मैं आला हुकाम और गवर्नमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को ये कहूँगा कि इसके ऊपर प्रोग्राम करें, लोगों को एजुकेट करें। और डाटा ये कह रहा है कि अगर इसी ग्रोथ से ये ग्रोथ करती रहे तो ये 2040 में 5th नंबर पर आ जाएगी कॉजेज ऑफ डेथ। यानी कि आप देखिए कि किस लेवल पे ये हमारे माशरे में, हमारी मुल्क में, पूरी दुनिया में ये अमराज़ गुर्दा फैल रही है। तो ये एक अलार्मिंग बात थी। लोगों का अरबों डॉलर इस पे खर्च हो रहा है, जो मामला चल रहे हैं। अच्छा, मैं इसको अब डाटा आपके साथ शेयर कर दिया। इस पे अब मैं सरे तक इस पे ना आ जाऊंगा, इसकी कॉजेज पर, इसकी जो है अलामात पर, इसकी तशखीस पर और इलाज छोटा मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। सबसे बड़ी जो इस वक्त अमराज़ गुर्दा में जो सबसे बड़ी कॉज है, क्या वजह है कि इतनी तेजी से पिछले 10 साल में इसमें इजाफा क्यों? तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इसकी सबसे बड़ी वजह अद्वियात हैं, ड्रग एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज। अब कुछ लोग इस बात पे एतराज करते हैं क्योंकि जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक किडनी फेलियर की सबसे बड़ी वजह इसका 48 to 50%। अगर आपके पास 100 गुर्दे के नकारा गुर्दे के मरीज हैं तो 50 उसमें से 50% जो है वो डायबिटीज मिलाइटिस की वजह से। वो कहते हैं कि गुर्दे के जो मरीज हैं तो शुगर उनको बीमार कर रही है और तकरीबन 25 से 80% लोग जो है अमराज़ गुर्दा का जो शिकार हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर और 5-10% जो है वो दूसरी बीमारियों से और तकरीबन 10% अमराज़ गुर्दा ऐसे हैं जिसमें जो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कोई लूपस है, कोई आपकी अननोन ईटियोलॉजी है, कोई जो है अपना ऐसी डिजीज है वो तो काबिल इलाज ही नहीं अभी तक। तो 15% अगर आप उसमें से निकाल भी देंगे वो काबिल इलाज नहीं है, वो जेनेटिक डिजीज है। तो 85% जो मेजर शेयर है जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन शुगर 50% और ब्लड प्रेशर 25 to 30% और तकरीबन आप ये समझ लें 10 से 15% अदर कॉजेज हैं। तो आप ये देखिए कि जब मैंने ये कहा
कि ये इसकी सबसे बड़ी वजह अद्वियात है, तो उसकी लॉजिकल रीजन ये है कि जो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो दवा तो खा रहे होते हैं ना, दवा तो यूज कर रहे हैं, वो कुछ ना खा रहे हो तो ग्लूकोडाइन तो खा रहे हैं। इसी तरह जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो भी दवाएं खा रहे हैं, तो दवाएं तो खा रहे हैं ना भाई। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है, सब्सटेंस अब्यूज, सेल्फ मेडिकेशन, टॉक्सिन लोड। आप ये देखिए हमारी ग़िज़ाएं पॉइजन हो गई, हर चीज पर तो स्प्रे हो रहा है, खाद हो गई, हमारी फैक्ट्रियों में बनी हुई ग़िज़ाएं गुर्दे के लिए जहर है, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ये जहर है हमारी, और हम पिए जा रहे हैं। धड़ाधड़ बच्चों को फ्रीजर में डाल के देते हैं पेप्सी, कि बच्चा चुप कर जाए, रोए लगे तो अंदाजा लगाया। और इसलिए ये एक बहुत अहम बात है, इसकी कॉजेज में इस बात को समझने की जरूरत है कि बेवजह लोगों को ये बताएं कि बेवजह दवाएं इस्तेमाल मत करें। बच्चा पैदा होता उसको 10 तो टीके वैक्सीन के लग जाते हैं, उसी वक्त 50 किस्म की उसकी वैक्सीन हो जाती है। वैक्सीनेटेड टॉक्सिक बॉडी है, टॉक्सिन लोड इतना बढ़ता जा रहा है हमारी बॉडी में डे बाय डे। आप देखें पिछले 10 साल में जो 41.5% इंक्रीज है किडनी डिजीज में, किडनी में, ये कैसे पैदा हो गई है? 2 दिन में पैदा हो गई है, और ये पूरी दुनिया में पैदा हो रही है। और बल्कि जो हमारे जैसे मुल्क हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उनमें इसका रेशो थोड़ा ज्यादा है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई, डॉक्टर BM हेग, वो ये कहते हैं कि नो पिल फॉर एवरी इल, नो पिल फॉर एवरी इल, हर बीमारी के लिए दवा नहीं होती, बट देयर इज इल आफ्टर एवरी पिल, बट देयर इज इल आफ्टर एवरी पिल, कि हर गोली के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर होती है, हर दवा के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर होती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये दिनों में रख लें कि अमराज गुर्दा के हवाले से मैक्सिमम फैक्ट्री की बनी हुई खुराकें, डब्बा बंद खुराकें, इनऑर्गेनिक फूड, इसको खत्म करें। अद्वियात का बेजा इस्तेमाल, डिक्लोफिनेक सोडियम, डिक्लोफिनेक पोटेशियम, दर्द की दवाएं, ये गुर्दों का कबाड़ा है, इसको बराए मेहरबानी इस्तेमाल मत करें। जरा सा दर्द हो तो दवा मत खाएं, और अगर आपको बहुत दर्द है और आपको दवा का इस्तेमाल भी करना है, तो उसमें सबसे अहम बात आप अपने दिल पे लिख लें कि उसके साथ पानी ज्यादा है। आपने पैराडोल खानी है, ठीक है, बुखार हो गया, उसको उतार लें, आप पानी ज्यादा करें। और अब एक और कमाल बात जो हमें समझने की जरूरत है कि कवा चला हंस की चाल और अपने भी मुंह पर। हम तो भागे वेस्ट के पीछे, हम तो भागे बड़े तेजी से भागे, बात जब गोरा की रिसर्च लिख के आ जाएगा पेपर, हम उसे मान लेंगे, तो हमारी कलकत्ता में लिखा उसे मानने के लिए तैयार नहीं। यानी कि साइंस का बुत हमारे देश में ऐसा पैदा होगा। भाई हम साइंस से मुतनफिर नहीं है ना, हम साइंस से बहुत ज्यादा है, हम तो साइंस को एज ए टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो हमारा टूल है, और साइंस है भी टूल, ठीक है ना जी। तो लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पूरा यूरोप, पूरा कनाडा, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया वो कन्वर्ट हो गई है हर्बल मेडिसिन पर और ऑर्गेनिक डाइट पर। जब हम इलाज में ग़िज़ा की बात करें, हम कहें कि आप ग़िज़ा से इलाज करें, अपनी ग़िज़ाओं को दुरुस्त करें, अपनी आदत को दुरुस्त करें, अपनी डेली लाइफ को दुरुस्त करें, तो हमको मानने के विचार नहीं है। लेकिन अगर वही ग़िज़ा आज से 2 साल पहले, बड़ा एक आज से 2-3 साल पहले से ना एक चीज चल रही है मार्केट में, उसका नाम है कीटो डाइट। उसका बड़ा तोती बोल रहा है भाई कीटो डाइट, कीटो डाइट। भाई कीटो डाइट क्या है? लो कार्ब डाइट, बात समझ रहे हैं? लो प्रोटीन, मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट कंटेंट। यानी कि कीटो डाइट आप समझें, वो ये कहते हैं कि चीनी को कम से कम इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी चीजें कम करें, प्रोटीन मॉडरेट रखें, लेकिन चिकनाइयां ज्यादा से ज्यादा खाएं। आज कोई हकीम के पास मरीज चला जाता है देसी घी खाओ, उसका पहला सवाल ये होता है कि तो कोलेस्ट्रॉल है। अब इसके ऊपर भी बड़े बड़े साइंटिस्ट पे रिसर्च पेपर छप चुके हैं, इसके ऊपर यू टर्न ले लिया जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का कोई किरदार नहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इसका कोई किरदार नहीं। ये तो कोलेस्ट्रॉल जब आर्टरी शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हो रही होती है, तो कोलेस्ट्रॉल जाता है वहां पर उन्हें रिपेयर करने के लिए, तो वहां डिपॉजिट हो जाता है। वो तो रिपेयर करने आया बेचारा, अंदर डैमेज हो जाता है, वो मुसलसल वहां रिपेयरिंग के लिए जा रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है। इसमें दूसरी जो अहम चीज है वो है इसकी अलामात। अब इसकी अलामात क्या होंगी कि जब आपको गुर्दे की कोई तकलीफ हो रही है, क्योंकि वक्त शॉर्ट है, पहले बहुत तकलीफें हो
ये बयान नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर बार बार सेमिनार रखे जाए। तो इसमें जो इसकी एक तो आम जनरल अलामात होती है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट है, उल्टी है, सूजन है, ये है, तकरीबन बहुत सारी बीमारियों की सेम होती है, लीवर में भी, हार्ट में भी, लंग्स में भी ये सेम होती है, ऑलमोस्ट कैंसर में भी, हर बीमारी में ये ऑलमोस्ट जो है ना, भूख का लगना, डिफिकल्ट का आ जाना, ये तो मोस्ट स्टेजेस है जब आपका गुर्दा खत्म हो चुका। अब अगर हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारा गुर्दा खराब हो रहा है, और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, बड़े वसूख से, कि इसकी 5 स्टेजेस होती है किडनी की, जब डैमेज हो रहा होता है किडनी। स्टेज 1 हेल्थी किडनी, यानी कि हेल्थी किडनी स्टेज 1, आपका गुर्दा बिल्कुल सही काम कर रहा है, और उसका एक बड़ा कमाल टेस्ट है, जो बड़ा अच्छा टेस्ट है, वो है GFR, ग्लूमरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो आप करवाएंगे। अगर वो आपका गुर्दा 1 मिनट में 90 ml से ज्यादा खून को फिल्टर कर रहा है, 90 ml से लेके 120 ml तक इसकी रेंज होती है नॉर्मल हेल्दी किडनी। तो अगर वो फिल्टर कर रहा है, इसका मतलब है आपका गुर्दा 100% एक्यूरेट है आप स्टेज 1 में। और जो इसकी स्टेज 2 होती है, उसमें ये होता है कि आपका गुर्दा 90 ml से ड्रॉप हो गया, अब वो 1 मिनट में 60 ml से लेके 90 से कम 80, 70, 65 तक आपका 1 मिनट में गुर्दा खून फिल्टर कर रहा है। ये इसकी फर्स्ट सेकंड स्टेज। इसका मतलब है अब आपको प्रिकॉशंस चाहिए कि आपका गुर्दा खराब है। इसी तरह जब इसकी स्टेज 3 आती है, तो उसमें ये होता है कि आपका गुर्दा जो है वो 30 ml से लेके 45 ml तक पर मिनट में गुर्दा क्या कर रहा है, खून फिल्टर कर रहा है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और आप हैरान होंगे कि जब गुर्दा 1 मिनट में 30 ml से लेकर 45 ml तक गुर्दा खून फिल्टर कर रहा होता ना, तो उस वक्त तक क्रेटिनाइन राइज नहीं होता। अब ये की बात, अब सीरम क्रेटिनाइन इसका एग्जाम्पल टेस्ट है, हम करवाते हैं क्रेटिनाइन नॉर्मल है, दीवार नॉर्मल, तो भाई क्रेटिनाइन नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपके गुर्दे नॉर्मल है, आपके गुर्दे नॉर्मल नहीं है। ये आपको पता चलेगा एल्बुमिन यूरिया से, ये आपको पता लगेगा GFR से, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे गुर्दे कितने % काम कर रहे हैं। अब स्टेज 3 तक तो ये 100% रिकवर है, या ये यही स्टेबल हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी कंडीशन, या ये रिकवर हो सकती है 100%। लेकिन जब गुर्दा स्टेज 4 में चला जाता है, स्टेज 4 जो है वो ये बताती है कि 30 ml से भी कम गुर्दा फिल्टर करना शुरू कर देता है आपको 1 मिनट, तो ये अब रिवर्सेबल नहीं रहता, ये फिर अब खराबी की तरफ जाता है। ये एक शट डाउन किडनी की कॉल आना शुरू हो जाती है, किडनी शट डाउन होना। और जब ये स्टेज 5 पे जाता है कि 15 ml से भी कम फिल्टर करना शुरू करता है, तो ये कंप्लीट अब आप डायलिसिस की सिचुएशन पे आ रहे हैं, आपका क्रेटिनाइन राइज कर देगा। अब आप मशीन तो समझ आ रही है आपको। अच्छा, एक और चीज समझने की जरूरत है, वो ये समझने की जरूरत है जो बहुत अहम बात है, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, कि 20 साल तक, जब आपकी उम्र क्या होती है 20 साल, उस 20 साल तक आपका किडनी ग्रेटर देन 90 ml पर मिनट में किडनी खून फिल्टर कर रहा है, और 20 साल के बाद 1% इसमें नेचुरल डिक्रीज आती है। यानी कि अगर आप 50 साल के हैं तो उसमें कितने % डिक्रीज आ चुका है, 30% तक डिक्रीज आ चुका है, क्योंकि 120 से 90 से 120 ml था ना उसका फिल्ट्रेशन का नॉर्मल वैल्यू, तो वो नॉर्मल हो। इसी तरह जब आपकी उम्र 60-70 साल होगी तो आपका क्रेटिनाइन 1.1 होगा या लेस देन 1 होगा, लेकिन आपका EGFR 45 पर आ चुका होगा नेचुरली आपकी एज के साथ साथ। और एक आपको पता है जो इसका बेसिक यूनिट है किडनी का, नेफ्रॉन, जो छनिया है जो फिल्टर करती है, क्या ही कमाल अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तकनीक का शाहकार है वो, कि अगर आप नेफ्रॉन को स्टडी करें तो एक गुर्दे में 10 लाख से 13 लाख नेफ्रॉन, और 2 गुर्दों में कितने हो गए, तकरीबन 20 लाख से 25 लाख नेफ्रॉन। और ये आपकी 150 साल अगर आपकी जिंदगी है ना, तो ये आपके लिए काफी है। अल्लाह ताला ने आपकी उम्र 150 साल तक के लिए आपकी ये चीजें आपकी बॉडी में रखी हुई। इसमें मैं अब आपको इसकी अलामात के साथ साथ एक और चीज बताता चला जाऊं कि 2, 3, 4 टेस्ट हैं जो हमारी पॉपुलेशन है जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उसको 2, 3, 4 टेस्ट कराना जरूर कराने चाहिए। उसमें एक सबसे पहला एल्बुमिन यूरिया, और उसमें एक स्पॉट यूरिन टेस्ट होता है ACR, और उसमें सीरम क्रेटिनाइन। अच्छा, अब इस पे सीरम यूरिक एसिड को भी शामिल कर दिया इस लिस्ट में। वो कहते हैं यूरिक एसिड भी इज अ कॉज
कि यूरिक एसिड अगर आपकी किडनी को तो डैमेज नहीं कर रहा, तो आपका एक सीरम यूरिक एसिड और एक अल्ट्रासाउंड और एक GFR, तो मैंने आपको बताया कि GFR की तो मैंने थोड़ी लंबी बात की आपसे, तो ये आपका है। और इसका सबसे इनिशियल टेस्ट जो है वो एल्बुमिन यूरिया है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। ये जो टेस्ट है आपका 24 घंटे आपको अपना पेशाब एक बोतल में रखकर, जितना आप सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन 8 बजे तक का जो पेशाब होगा आप उसे इकट्ठा करेंगे और आप लेबॉर्ट्री में देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होती है तकरीबन 30 mg पर डेसीलीटर से 300 तक है। और अगर ये 30 से 300 के दरमियान है तो आपको खुदा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर आप इससे 300 से आगे बढ़ गए हैं, आपके पेशाब में एक दिन में 24 घंटे में 300 mg से ज्यादा प्रोटीन आ रही है, एल्बुमिन आ रही है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये स्टेज फर्स्ट है। और जब ये 500 से बढ़ जाती है तो फिर आपकी नॉर्मल कंप्लीट यूरिन एग्जाम में भी ये प्लस प्लस की शक्ल में आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है ये मैक्रो की शक्ल में आ गई है, आप इसे आंख भी देख सकते हो, पहले माइक्रोस्कोप देखें, ठीक है। तो ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये बात आप याद रखिए, अगर आप ये टेस्ट 50 साल की उम्र के बाद हर साल नहीं करवाएंगे और अगर खुदा ना खास्ता आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं, जनरल इसकी छोटी छोटी अलामत होगी और अगर वो खराब हो गए तो फिर ये हफ्ते में 3 दिन होते हैं टेस्ट, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होते हैं। और फिर किडनी ट्रांसप्लांट, आपको इलाज के बारे में आप बात बताता चलूं, आप हैरान होंगे कि 1980 से टुडे 2023 तक इसका वर्ल्ड वाइड सिर्फ 2 ही इलाज अभी तक मुहैया हैं जो साइंस ने एक्सेप्ट। एक है हेमोडायलिसिस और दूसरा है ट्रांसप्लांट आजाद ट्रैवल का। अभी तक इसकी कोई तीसरा इलाज इंटरनेशनली रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। और ये कोई मजाक नहीं होता कि आपके डायलिसिस हो रहे हैं, कोई गाली तो गाली डायलिसिस करा लाओगे, तो भाई नहीं, आप इसको मजाक समझते हैं और फिर ट्रांसप्लांट को मजाक करते हैं। आप हम इसे मजाक समझते हैं, बड़ी साइंस में तरक्की करेंगे ट्रांसप्लांट, तो भाई ट्रांसप्लांट के पहले तो 50 से 60 70 लाख खर्चा आ जाएगा एक उधर, फिर 25 से 30 हज़ार की हर महीने दवाई खानी पड़ेगी, तो मजाक है। तो इसको सीरियस लें अपने बच्चों में। इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है, आप हैरान होंगे, बच्चों के किडनी फेल हो गए, बच्चों। मेरे क्लिनिक पे 5-10 बच्चे आ चुके हैं जिनकी उम्र 5 साल है, 7 साल है, किडनी फेल। आप हैरान हो, कस्बों में डायलिसिस सेंटर खुल गए। तो अपनी खुराक को ऑर्गेनिक फूड की तरफ लेके आए, देसी खुराकें खाएं, डब्बों की बंद खुराकें बंद करें। और तीसरा इसके इलाज के हवाले से जो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें सबसे अहम तरीका जो है वो ये है इलाज के हवाले से कि अपनी खुराकों को नॉर्मलाइज करें। और सबसे अहम बात इसमें है, अगर आपको शुगर है और आपको ब्लड प्रेशर है, उसे अपनी नॉर्मल वैल्यूज में रखें। तो दवाई खा के रखें, वो खुराक से रखें, वो कीटो डाइट खाएं, वो आप हमारी इलाज के ग़िज़ा को अपनाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप जो करें उन्हें नॉर्मल लिमिट्स में रखें। अगर आप डायबिटिक हैं, एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि जब हमें शुगर हो जाए, पहले 5 साल तो हम मानते नहीं, तो शुगर क्यों होगी, शुगर कुछ नहीं होगी, कोई दादी खा लो, यानी कि इतना एबनॉर्मल बिहेवियर होता है हमारा बीमारी की तरफ। और जब फिर 5-10 साल के बाद शुगर आपको ब्रेक करती है, वो जिंदा होगी शुगर होगा, यानी कि सीरियस हो अपनी हेल्थ के बारे में। और अब नई रिसर्च जो आ रही है वो ये बता रही है कि जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होना होती है आपकी बॉडी में, शुगर होने से तकरीबन 8-10 साल पहले होती है। ये बड़ी हैरान की बात है कि आपको शुगर होती है 10 साल बाद, लेकिन उसकी जो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है ना, वो 8-10 साल पहले होना शुरू हो गई है। और उसके सादा सी अलामत है, बिल्कुल सादा अलामत। क्या? पहली अलामत बेली फैट, पेट के ऊपर चर्बी का, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, वेट का गेन हो जाना, आपका वजन का बढ़ जाना, ये इसकी पहली अलामत। और इसका एक सादा सा टेस्ट है जिसको कहते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट, आप वो कराएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका बॉडी अब होता क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि जब आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है, उसको बनाने में 30 मिनट, अब आगे रेजिस्टेंस डेवलप हुई है तो आपको बना रहा है 50 मिनट, उसी शुगर को हजम करने के लिए। यानी कि 100 ml अगर शुगर थी, उसे हजम करने के लिए 20 मिनट चाहिए थे, तो आप बनाने पड़ रहे हैं उसको 30। अब फिर कुछ अर्से के बाद उसे बनाने पड़ रहे हैं 100 ml मिनट के लिए 40, फिर 50, वो बढ़ते जा रहे हैं। अब उससे क्या होगा, उसका स्ट्रेस लोड बढ़ेगा, आपके लबलबे का स्ट्रेस लोड बढ़ जाएगा, वो इंसुलिन बना 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 के
इसको आपने समझना है, इसको आपने लेना है। और अगर नजरिए की बात करें तो इसके इलाज में मैंने आपको जैसे बताया कि पहली 3 स्टेज, तीसरी स्टेज तक अगर आपका गुर्दा खराब होता है, आप उसको अपनी डाइट से, असाबी बुद्धि असाबी अगजिया और अगजिया से आप उसे 100% वहां रोक सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं, ठीक है, और आप सब जानते हैं कि बुद्धि असाबी बुद्धि अगजिया अगजिया, मुझे इसके ऊपर इलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आम लफ्जों में कद्दू, पूरी, टिंडे, गाजर, सज्जम, मूली, मूंगरे, हल्दी डालकर, देसी घी ज्यादा डालकर देना, ये बहुत ही फायदेमंद है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें सबसे एक और अहम बात है, जो टेक्निकल बात है, वो है अच्छी नींद। हमने असबाब सित्ता ज़रूरिया में पढ़ा है, नींद व बेदारी। और नींद अच्छी कौन सी? 7 से 9 घंटे की डेली की नींद, ये बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में। और वो नींद किस वक्त की? रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान की नींद। ये बड़ी अहम बात है, याद रखें। ये नहीं 12 बजे सो रहे हैं फिर 10 घंटे सो रहे हैं, या रात को 2 बजे सो रहे हैं, तो मेलेटोनिन आपका पैदा नहीं होगा, आपको शट डाउन कॉल नहीं मिलेगी ब्रेन में, और आप सारी रात जागते रहेंगे, बजाय सोए रहेंगे दिमाग जागता रहेगा। तो नींद कौन सी अहम है आपके लिए? रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान की नींद आप प्रॉपर करें। एक्सरसाइज डेली करें, अपने खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स को, चीनी को, खास तौर पर ड्रिंक्स को, जूसेस को, जो बाजार के डब्बे में बंद करके मिलते हैं, जिनको खुदाया बंद कर दें इस्तेमाल करना मैक्सिमम अवॉइड करें, ठीक है ना जी। तो रोगन, बादाम, जैतून, नारियल, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और टॉपिक मैंने जैसे बताया कि बहुत अहमियत का हामिल है और वक्त बहुत कम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।